डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट का संगठन और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण के बारे में आपसे चर्चा की, जिसमें हमने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किया। जिसमें हमने बताया कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को जो हम भोजन में खाते हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, ज्वार है आदि में जो हम खाते हैं, उसमें भौतिक विशेषताओं के आधार पर हम उनको शर्कराएं और अशर्कराएं के अंदर डिवाइड करते हैं। जिसमें शर्कराएं वो होती है जो स्वाद में मीठी होती है, रवेदार होती है और पानी में घुलनशील होती है, जबकि अशर्कराएं वो थी जो पाउडर के रूप में है, स्वाद रहित होती है, जल में अघुलनशील होती है। इसके अलावा इनके रवे नहीं होते हैं और अनाज एवं दाल के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके और भीतरी भाग में भी पाया जाता है। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में क्लासिफाई किया था। सबसे पहले मोनोसैकेराइड, यानी वो सबसे सरलतम शर्करा जिसमें केवल एक अणु जो कार्बोहाइड्रेट का पाया जाता है, यानी सबसे सरलतम इकाई जो है उसको हमने मोनोसैकेराइड्स कहा। और जब 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मिलती है आपस में तो हम उसे कहते हैं डाइसैकेराइड्स। और जब 2 से अधिक इकाइयाँ मोनोसैकेराइड्स की मिलती है तो हम उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो कल हमने मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें कहा था कि मोनोसैकेराइड्स के जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो हेक्सोस शुगर है यानी जिसमें 6 कार्बन की संख्या पाई जाती है, उसमें हमने 3 उदाहरण आपके सामने लिखे थे। जिसमें बताया था कि पहला जो है ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज और तीसरा फ्रुक्टोज। डाइसैकेराइड्स में हमने 3 भागों में डिवाइड किया था डाइसैकेराइड्स को, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में। और पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टिन, ग्लाइकोजन और हेमिसेल्यूलोज के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। आज हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में आपसे विशेष बात करेंगे, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स जो है जो कि सबसे सरलतम इकाई है और हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी करती है। अब ये जो मोनोसैकेराइड है, जो कि हमने कहा कि सबसे सरलतम रूप है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मोनो और सैकेराइड्स। सैकेराइड यानी शर्करा और मोनो का मतलब होता है एक, यानी जहाँ पर एक शर्करा पाई जाती है, एक अणु पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। जब भी पाचन होता है किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो डाइसैकेराइड हो और चाहे वो पॉलीसैकेराइड हो, जब इनका पाचन होता है तो सभी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने की, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकेराइड्स का, तो ये सबसे सरलतम इकाई में परिवर्तित होते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो कि पोषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं, उनमें 6 कार्बन अणु पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सोस भी कहा जाता है, यानी C6H12O6। इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। अब मोनोसैकेराइड्स को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। वे शर्कराएं जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज आदि, और वो शर्कराएं जिसमें कीटोन समूह पाए जाते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, सार्बोज इत्यादि। अब मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड शर्कराओं के नाम के अंत में ओज लगा रहता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज आदि, यानी जहाँ पर ओ ऐसे शब्द आता है वहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब पोषण की दृष्टि से हम एक एक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, जिसे रक्त शर्करा अगर रक्त में पाई जाती है, इसे रक्त शर्करा भी कहा जाता है। और ये ग्लूकोज जो है वो शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, यानी सिंपलेस्ट इकाई जो है, जो बेसिक यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड या बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है। इसे रक्त की शर्करा भी या अंगूर शर्करा यानी ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ये प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है, बहुत सारे फलों में पाई जाती है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। रक्त में, हमारी बॉडी के अंदर रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है।
ये जो ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में पाई जाती है ये 80 से लेकर और 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml पाई जाती है, यानी 80 से लेकर 120 मिलीग्राम्स प्रति 100 ml होती है। और अगर हम सब्जियों में और इनमें देखें तो ये जो है प्याज, आलू, शकरकंदी आदि जड़ वाली कंद वाली सब्जियां जो है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहती है। शहद में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 30 से 40% होती है। मीठी सब्जियों एवं फलों में यह 2 से 6% तक उपस्थित होती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने सरलतम इकाई में जब टूटता है तो ग्लूकोज देता है, परंतु ग्लूकोज इन सब में सबसे अधिक, और ये जो ग्लूकोज है ये सबसे शीघ्रता से रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं ये हमारी रक्त वाहिनियाँ जो हैं हमारी ब्लड वेसल्स से उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। कई बार हम ऐड भी देखते हैं, बहुत सारा ऐड होता है, जैसे ही व्यक्ति थक करके आता है और ग्लूकॉन डी पीता है और वो तुरंत फुर्तीदायक हो जाता है, यानी उसके अंदर बहुत स्फूर्ति आ जाती है, यानी तुरंत एक्टिव करने वाला या तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है वो ग्लूकोज होता है। तो जब भी कभी थकावट होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत ग्लूकोन डी या ग्लूकोज का जो पानी है उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जाकर के तुरंत बिना किसी रुकावट के ये एनर्जी प्रदान करता है। अब ये जो हमारे शरीर में रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा, जैसा हमने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 80 से लेकर 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml पाई जाती है। इससे अधिक मात्रा में अगर हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं या हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में तुरंत ही इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। और जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है तो ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में यकृत और मांसपेशियों में जाकर जमा हो जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान देने की है कि जब हमने ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में खाया तो ये हमारे शरीर में जाकर के ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और यकृत और मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है। लेकिन जब हम व्रत करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, जैसे कई बार होता है कि हम लोग सुबह हमने खाना नहीं खाया किसी कारण से और उसके बावजूद भी हमारे अंदर काम करने की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आती कहाँ से है, तो ये जो एनर्जी है, ये जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर किया हुआ है, ये ग्लाइकोजन आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ग्लूकोज ज़्यादा होने पर ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और हमारी मांसपेशियों और यकृत में जमा होता है, और जब हमारे शरीर में कमी होती है, हम खाना नहीं खाते हैं, उस केस में ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है और जिसके द्वारा हम अपने विभिन्न कार्य करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का अभाव होता है या कमी जब हो जाती है, उस केस में अगर ग्लूकोज ज़्यादा खाया जाता है, ग्लूकोज को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है या ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उस केस में ये ग्लूकोज हमारे रक्त में इसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है, वो मात्रा बढ़ जाती है। और कई बार ये जो मात्रा जब बढ़ती है तो इसे कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का रक्त में ज़्यादा होना। तो जब ग्लूकोज हमारे रक्त में ज़्यादा हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण, अभाव के कारण, तो हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस कंडीशन को डायबिटीज़ या मधुमेह कहा जाता है। यानी अगर ज़्यादा मात्रा हो गई है तो डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना और ग्लाइसीमिया यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का ज़्यादा होना। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि रक्त के अंदर इसका अपोजिट भी हो जाता है कि रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 होनी चाहिए वो नहीं होती है, ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है और कई बार जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपो यानी कम होना और ग्लाइसीमिया यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होना। तो जब रक्त में ग्लूकोज की